तो फ्रेंड्स, जो परवलय का जो हमने टॉपिक लिया उसके अंदर मैंने 4-5 लेक्चर के अंदर उसको पूरा किया है और मैंने उसमें हर कॉन्सेप्ट को पूरा करने की कोशिश की है। पूरा प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो बाद में और लिया जाएगा। आप सभी ने काफ़ी कमेंट्स भी दिए, मैंने उसको सुधार करने की कोशिश की और अब मैं नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है इसी 2D का जो पार्ट है वो है दीर्घवृत्त या फिर इलिप्स। ठीक है, तो अब इलिप्स को भी हम उसी वे ऑफ में अपन इसको पूरा करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो कमियां वृत्त और पैराबोला या इनमें रही वो इसमें मैं और सुधार करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके और आप उस कॉन्सेप्ट को समझ करके और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको समझ करके आप कम से कम टाइम में पूरा कर सकें। तो लीजिए हम शुरू करते हैं दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स। दीर्घवृत्त यानी एलिप्स जब कभी ये लिखें तो मैंने आपको बोला था कि जब कभी ये लिखें तब साथ में उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है लिख लें। ई यानी कि उत्केंद्रता, और जब मैंने सर्कल स्टार्ट किया तो सर्कल में ई की वैल्यू 0 होती है। पैराबोला यानी परवलय के अंदर ई की वैल्यू 1 होती है और यहाँ ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ डायरेक्ट, एक काम करें, पहले चलो डायग्राम ले लेते हैं अपन इसका। देखिए जो डायग्राम है वो है जेड के और जेड डैश के डैश, ये दोनों ही इस कोनिक सेक्शन जो कि हमने दीर्घवृत्त ले रखा है, इसकी दोनों ही ये नियताएं हैं। ये नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स, ये भी नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स, यानी इसकी 2 नियता होगी। अब इसके अंदर ये इसका सेंटर सी, और मैं आपको बता दूं इसको मैं लिख दूं एल एस एल डैश, ये आपके, और इधर एक और जो है ये भी आपके एल एस डैश एल डैश। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके नाभि लंब है एल एस एल डैश, और नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो AE0 और इस नाभि के जो होंगे -AE0। ठीक है, मैं इसको A और A डैश B डैश लिख दूं और अब मैं इसके अंदर स्टार्ट करता हूं। सपोज इस पर कोई पॉइंट P ले लिया जाए और उसके कोऑर्डिनेट मैं XY ले लूं, तो SP और यहाँ से जो लंब डाला गया है इस नियता पर मैं इसको PM लिख दूं। तो आपको ध्यान रखना है SP = E.PM, इससे आपके दीर्घवृत्त के समीकरण ज्ञात किए जाएंगे। लेकिन मैं इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट इस पर चलूंगा। सबसे पहले आएगा इसका मानक समीकरण, वो होगा x² / a² + y² / b² = 1, वायर जहां आपको ध्यान रखना है b² हो जाएगा आपके a² 1 - e², ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये याद रखते हुए चलना पड़ेगा। तो इसके अंदर आप जो ये तो हो गया मानक समीकरण, और सेकेंड मैं इससे ले लेता हूँ उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E निकालना है तो आप इससे 1 - e² = b² / a² कर लें, और इससे e² अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके b² / a², और इसको 1 माइनस कर लें तो ये हो जाएगा a² - b² / a²। तो ये आपके इससे E की वैल्यू आ जाएगी, आप E की वैल्यू इससे निकाल सकते हो, ये रूट में आ जाएगा। फिर आता है जो सेकेंड पोर्शन है वो है नाभियां। नाभियां यानी कि फोकाई। ठीक है ना, तो इसको आप डायरेक्ट S और S डैश है तो इसको डायरेक्ट लिख दें आप A ± AE
0। और फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है जो है वो अक्ष, यानी कि एक्सिस। तो सबसे पहले दीर्घ अक्ष आएगा, मेजर एक्सिस, इसको ए डेज लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 2a। और दूसरा मतलब इसको आप थर्ड टॉपिक ले लें, हाँ चलो इसके अंदर ये थर्ड हो जाएगा, और ये आपके इसका फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड इसका लघु अक्ष। तो लघु अक्ष हो जाएगा b डेज इक्वल टू 2b। यहाँ पर ये a से a डेज तक की ये डिस्टेंस जो है ये 2a है, और ये लघु अक्ष हो जाएगा b डेज 2b। ये आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर जो फोर्थ पार्ट है वो है नाभिलंब की लंबाई, लेटस रेक्टम, इसको हमने एल डेज लिखा है, और ये होता है 2b²/a। सेम ये चीज परवलय में 4a हुआ करती थी, इसके अंदर ये जो पूरी लंबाई है वो 2b²/a हो जाएगी। फिर पांचवा बिंदु है, इसका केंद्र C हो जाएगा 0 0, और ये जो इसका अक्ष माना जाएगा वो ये मेजर अक्ष माना जाएगा। ये दोनों है, लेकिन इसका अक्ष जो ऑल ओवर माना जाएगा वो मेजर अक्ष ये माना जाएगा, यानी कि एक्स अक्ष माना जाएगा। फिर अगर इसके अंदर आपको एल के जो निर्देशांक चाहिए, तो आपको मालूम है कि यहाँ एल एक्स तो हो गया आपके ए, और इसके हो जाएंगे ये वाई का मान कितना है, क्योंकि ये पूरा 2b² है, तो ये b²/a ये हो जाएगा। ये आपके इसके अंदर जो सारी चीज़ें हमने इस पे निकाल ली। और अगर इसके अंदर कोई एक आध बात अगर रह गई है तो हम देख लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और आ जाएगा इसका शीर्ष, ठीक है ना, 4, 5 और 6 ये हो जाएगा इसका शीर्ष। वैसे तो इसके शीर्ष दोनों ही माने जाते हैं, ये वाले भी और ये वाले भी, लेकिन यहाँ शीर्ष जो है मेजर एक्सिस वाला ले जाएगा, तो ये हो जाएगा +-a0, ये इसका शीर्ष हो जाएगा। यानी आपके पास में a² b² की वैल्यू या ab की वैल्यू है, तो आप ये सारी चीजें फाइंड कर लोगे। लेकिन ये पूरा का जो पूरा सिस्टम है, इसके अंदर मैंने एक सबसे खास बात छोड़ दी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो है शर्त इसके लिए, इसके साथ साथ में a b, यानी ये बड़ा होगा इससे, ये इसके लिए लागू होगी, तो उस केस में ये a> b हो जाएगा और उसमें सारी ये चीजें अप्लाई होगी। यानी अब हम इसके अंदर उत्केंद्रता निकालनी है, तो इसके लिए हमारे को क्या चाहिएगा, a और b दोनों चाहिएगा। हमें अक्ष, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयां ज्ञात करनी है, तो भी a और b चाहिएगा, हम यहाँ पुट कर देंगे। हमें नाभिलंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये लेटस रेक्टम की लेंथ भी हम a और b की वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे और निकाल लेंगे। अगर इसके l के कोऑर्डिनेट चाहिए तो इससे आ जाएगा, और शीर्ष जो है इसके +-a0 हो जाएगा। आपको इस तरीके से ये इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैंने लिया है। मैंने ये इक्वेशन पूरा डिराइव नहीं किया, ये इक्वेशन इससे डिराइव आराम से किया जा सकता है, SP = PM। तो क्योंकि m के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास, ये कितना है, जितना आपके ये ले रखा पॉइंट, तो ये तो है y, और यह x जो है आपके पास में कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी बिंदु आएगा, तो उस कोऑर्डिनेट से आप इसको डिराइव कर सकते हो। लेकिन मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है। आप खाली ये जो बेसिक चीजें हैं इसकी वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखो, दीर्घवृत्त का जो फर्स्ट पैटर्न था, उसके अलावा अब अगर ये दीर्घवृत्त थोड़ा चेंज हो जाए, तो मैं इसके अंदर ले रहा हूं दीर्घवृत्त का अन्य रूप, मतलब सेकेंड फॉर्म। और वो क्या है, सीधी सी बात है, कोई खास बात नहीं। अगर दीर्घवृत्त अब की बार ऐसा बन जाए तो उस केस में क्या स्थिति बनेगी, ठीक है ना। ये सी अपनी जगह है जो है इसे, देखिए मैं सारी चीजें एज इट इज रख रहा हूं, बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, जो मैं बता रहा था कि पहले दीर्घ अक्ष ये हुआ करता था, अब दीर्घ अक्ष y हो गया। यानी इसके अंदर जो कंडीशन बनेगी वो ये बन जाएगी a <b।
ये शर्त सबसे पहले देखें आप, उसके बाद दीर्घवृत्त के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। जब तक ये शर्त आपने देखी नहीं है तब तक क्वेश्चन में सब उल्टे सीधे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब की बार जो ये पैटर्न है, मैं एक एक चीज ले रहा हूँ। तो जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है मैं एज इट इज रख रहा हूँ, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। बहुत सारी बुक्स में इसमें y को x में और इनको चेंज कर दिया। मैं x y को एज इट इज रख रहा हूँ, मैं a और b की प्लेस चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैंने a लेस देन b ले रखा है। अब इसके अंदर जो सेकेंड बात आएगी वो मैं ले लेता हूँ उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता यानी कि E निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला हम यूज करते थे पहले, b² इक्वल टू a² 1 माइनस e², वही चीज हम इसके अंदर हमने क्या किया कि यहाँ a की जगह b और b की जगह a कर दिया है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, a और b को शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपके a² इक्वल टू b² 1 माइनस e²। इससे आपको उत्केंद्रता E निकाल लेना है। बस ये मैंने a को b की जगह कर दिया इसके अंदर। तीसरी बात जो आती है, जो नाभियां यानी कि फोकस, ठीक है ना। तो नाभियां अब की बार चेंज हो जाएगी। नाभियां ये S और S डैश यहाँ आ जाएगी और 0 और ये BE और ये 0 माइनस BE हो जाएगा। तो यहाँ पर नाभियां क्या हो जाएगी, S को मैं ऐसे लिख दूं प्लस माइनस 0 और प्लस माइनस BE हो जाएगा। ये इसके अंदर आपको करना है। अब इसके अंदर अगला जो पोर्शन है वो आता है नाभिलंब। नाभिलंब जो लिखते हैं LS डैश, वो नाभिलंब उसके अंदर क्या था 2b² अपॉन a। जो b a ग्रेटर देन b वाली जो कंडीशन थी तो उसके अंदर नाभिलंब ये था। तो अब इसके अंदर आप देखो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर चेंज क्या करना है आपको, 2a² अपॉन b कर दिया और कुछ नहीं, ये इसके अंदर चेंज कर दिया। फिर बात आती है पांचवी। तो इसके अंदर जो दीर्घ अक्ष है ये तो हो गया आपके लघु अक्ष, अब रहेगा ये 2a, ठीक है। और ये हो जाएगा BP डैश, ये 2b, ये आपके दीर्घ अक्ष बन जाएगा, ठीक है ना। ये लघु बन गया और ये दीर्घ अक्ष बन जाएगा। तो ये आपके इसके अंदर चेंजेज है, ज्यादा और कुछ भी नहीं है। एक इसके अंदर और ध्यान रखना आपको कि वो जो है दोनों ही तरह के दीर्घवृत्त के लिए वो है फोकल प्रॉपर्टी, या यूं कहें कि नाभीय गुण, और वो होता है SP प्लस S डैश P इक्वल टू 2a। ध्यान रखना ये S और S डैश दोनों नाभियां है और P जो है वो दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है, तो उस बिंदु से इन दोनों की दूरी, क्योंकि इसके अंदर सीधी सी डेफिनेशन आ रही है। दीर्घवृत्त की एक तरह से डेफिनेशन है, जिस तरीके से परवलय में लिया था वहां था SP प्लस S डैश P इक्वल टू A प्लस x था। उसके अंदर परवलय के लिए A प्लस x था, ये चीज यहाँ SP प्लस S डैश P 2a हो जाएगा। ये फोकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। ये आपके इसके अंदर जो चेंज था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन लिया है, जैसे आपको उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि जो है दे रखी है 1 माइनस 1 और नेता का समीकरण है आपके x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और E दे रखा आपके 1 अपॉन रूट 2। सपोज ये आपके दे दिए सारे जो इंफॉर्मेशन है और दीर्घवृत्त का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया था कि SP इक्वल टू E डॉट
PM, मतलब स्क्वायर स्क्वायर कर दें। अब एस आपके नाभि क्या होगी 1 1 -1 और P जो कोऑर्डिनेट है वो आपके परवलय पर है। कोई बिंदु मान लो आप H के ले लो, तो ये क्या बन जाएगा H -1 होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी है सीधी सी बात, प्लस K माइनस यानी कि +1 होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर यानी कि 1/2 हो जाएगा 1/2। और फिर यहाँ PM क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो दीर्घवृत्त हुआ करता है ये आपके नियता है और ये आपके नाभि है जिसको आप S लिखते हो। ये कोई बिंदु P है तो P बिंदु से नियता पर जो लंब की लंबाई है वो PM है, तो SP इक्वल टू E इंटू PM। तो हम इसके अंदर इस नियता पर P बिंदु से लंब की लंबाई क्या हो जाएगी H - K + 3 अपॉन रूट 1 + 1 यानी कि 1 स्क्वायर ये आ जाएगा। और इसका स्क्वायर था तो ये पूरे का था, तो मैंने इसको √2 को पहले कर दिया और ये स्क्वायर यानी कि आपके H -1 होल स्क्वायर K + 1 होल स्क्वायर 1/4 ये क्या बन जाएगा स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा और H - K + 3 होल स्क्वायर बन जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। तो ये बन रहा आपके देखो H स्क्वायर + K स्क्वायर -2H + 2K और 1 स्क्वायर आपके 2 हो गया और इसके बाहर 4 हो जाएगा और इधर H चलो कर दो ना, H स्क्वायर + K स्क्वायर -3 दूनी 6H -3 दूनी 6K और देखिए ये तो होगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा और फिर प्लस जो टर्म आना चाहिए 9, तो और कौन सी बाकी है 3H H स्क्वायर + K स्क्वायर और इसका फिर इसका इससे 3 का K से इसका इससे और कौन सी टर्म बची है इसके अंदर ABC, तो 3H हो गया 3K हो गया और ये HK हो गया, इन दोनों का गुणा, तो ये 2 मतलब माइनस का 2HK और +9। बस इसको सिंप्लीफाई किया और आपके इसमें ये दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा। तो ये एक मैंने जनरल खाली एक इसका एप्लीकेशन बताने के लिए मैंने ये इसके अंदर बताया। तो ये आपके ये दीर्घवृत्त का जो है अन्य रूप हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लेते हैं इसके अंदर दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण है वो और उसकी y = mx + c द्वारा इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन। नेक्स्ट जो है ये वाला मैं जो बता रहा था कि जो दीर्घवृत्त है x² / a² + y² / b² = 1 और दूसरा है सरल रेखा y = mx + c। तो दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b = 1 व रेखा यानी कि सरल रेखा y = mx + c द्वारा या का प्रतिच्छेदन। यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स एंड स्ट्रेट लाइंस, इन दोनों का प्रतिच्छेदन। अब आपको पता होगा कि हमने उस सबसे पहले लिया था सर्कल x² + y² = a², फिर रेखा y = mx + c। याद कीजिए सर्कल के केस में जो हमने लिया था तो उस केस में हमने y का मान इसके अंदर रखा और इसके अंदर रख करके हमने x में द्विघात समीकरण प्राप्त की थी और x के जो 2 मान आते हैं दोनों से y के 2 मान लिए और इससे हमने पहले उसके अंदर b² - 4ac = 0 किया। तो हमने 2 चीजें फाइंड की थी परवलय के लिए, एक तो PQ क्या था, वृत्त के लिए, ये वृत्त के लिए था आपने c², तो ये a² 1 + m² - c² / 1 + m²
इसमें कुछ चेंज तो नहीं था, हमने ये चीज़ अपन जो कर चुके थे पहले बिल्कुल यही था। इसके अंदर फ़र्क ये था खाली यहाँ 2 था, मैं पहले आपको करा चुका हूँ। अब इसके अंदर हमने पी क्यू अगर 0 कर दिया तो उस कंडीशन में इसमें स्पर्श करने की शर्त आ गई थी C इक्वल टू या C स्क्वायर इक्वल टू या A स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर 1 प्लस M स्क्वायर। ये अपने स्पर्श करने की शर्त थी। और इससे हमने दो चीज, यानी एक तो अंतःखंड PQ की लंबाई निकाली, दूसरा स्पर्श करने की शर्त निकाल ली। और सेम इसी से हमने जो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो रेखा थी उसके अंदर हमने यहाँ c का मान रख करके और 1 प्लस एम स्क्वायर रूट में किया, तो हमारे ढाल रूप में उस वृत्त की स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। सेम यही काम हमने परवलय के लिए किया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसके अंदर भी अंतःखंड PQ की लंबाई आई थी अपने क्या 4 अपॉन एम स्क्वायर a, फिर a माइनस एम सी, और बाहर था 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर रूट में। और स्पर्श करने की शर्त आई थी c इक्वल टू a अपॉन m, जब PQ को 0 किया। ऐसे ही हमने PQ की अंतःखंड की लंबाई और दोनों निकाले। अब सेम काम हम दीर्घवृत्त में करें तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ हम लिखेंगे एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। इससे जो द्विघात समीकरण आएगा उससे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करेंगे और उसके लिए भी हम अंतःखंड PQ की लंबाई निकाल लेंगे। और उसके अंदर जो PQ की लंबाई आएगी उसको अगर 0 करेंगे तो उस केस में हमारे स्पर्श करने की जो शर्त है वो आ जाएगी, स्पर्श करने की शर्त। ये क्या हो जाएगी, C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर M स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपने इसमें स्पर्श करने की शर्त कौन सी, इस लाइन, ये लाइन इस इलिप्स को अगर इसकी टेंजेंट होगी, इसको स्पर्श करेगी, तो ये शर्त याद रखनी है। यानी वृत्त में ये लाइन स्पर्श करेगी तो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, परवलय में स्पर्श करेगी तो C इक्वल टू A अपॉन एम। और अगर आप दीर्घवृत्त की बात करें तो इसके अंदर C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्पर्श करने की शर्त। अब हम वही काम करें, अब अपन क्या करें, जैसे सपोज यहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करें तो प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, ये हमारे ढाल रूप में इलिप्स की स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी अपन ने ये किया, यहाँ पर c की जो वैल्यू थी वो यहाँ पुट कर दी। परवलय के लिए भी आपने जो ढाल रूप में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि a अपॉन m, तो ये ढाल रूप में समीकरण आया था। यानी तीनों ही केस में रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही थी, लेकिन हमने तीनों ही केस में c की वैल्यू निकाल ली स्पर्श करने की शर्त, और उस c की जगह a अपॉन m इसके अंदर भी, यानी c की जो वैल्यू है वो a और m का फंक्शन है। सब जगह देख लो आप, यहाँ एक और b था तो ये b का फंक्शन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको ढाल रूप में तीनों की स्पर्श रेखा के समीकरण मैंने कंपेयर करके बता दिए। अब हम बात करें कि जो इलिप्स है ये तो ढाल रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण। अब आप याद करो कि अगर बिंदु x1 y1 पर इसकी स्पर्श रेखा निकालनी है, p x1 y1 पर, तो याद कीजिए मैंने x स्क्वायर और y स्क्वायर के लिए क्या बताया था, x स्क्वायर को x1 और y स्क्वायर को y1 पुट करना। तो ये आपके मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके px1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब हम बात करें इसके अंदर कि इसके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक। तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था कि दोनों ही स्पर्श रेखाओं के समीकरण है, आप इनको कंपेयर कर लो।
ये इस तरीके से दे रखा है, तो आप इसको इधर ले आओ तो थोड़ा ये सही बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, जैसे ये है ऐसे ले आओ, ये mx माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर 1 है तो मैं इसको भी उधर भेज दूं तो ये माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है और यहाँ क्या है, तो आप देखें x का गुणांक, आप चाहें तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सही हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दें, चलो एलसीएम ले लें इसका, तो ये हो जाएगा x1 बी स्क्वायर प्लस y1 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये देखो पूरा इस फॉर्म में आ गया, तो x का गुणांक x1 बी स्क्वायर अपॉन x का गुणांक m इक्वल टू y का गुणांक y1 ए स्क्वायर और y का गुणांक -1 और एक कांस्टेंट इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। बस अब आप इससे x1 निकालें तो x1 क्या आ जाएगा, इसको इसके इक्वल कर दो तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और ये क्या हुआ माइनस प्लस और ए स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये। ऐसे ही y1 क्या आ जाएगा, y1 निकालेंगे तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और ये बनेगा, अब की बार क्योंकि माइनस है तो फिर ये इनके साइन ऊपर नीचे हो जाएंगे और ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ये आपके स्पर्श बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। कहीं परेशानी वाली बात नहीं है। अब यूं नहीं कि इनको याद कैसे रखें, आप सेम इसी पैटर्न से कर लो ना, दिक्कत क्या है, आप सेम ये यूज कर लो। दीर्घवृत्त दे रखा होगा तो ऐसा दे रखा होगा, यहाँ कोई संख्याएं होगी पढ़ नहीं देना, आपके ऊपर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही मिलेगा, आप x1 y1 कर दें और उसके बाद में इससे कंपेयर करके न फटाफट जो आपकी ये रेखा होगी, ये रेखा आपके y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में होगी, तो आप उससे m और c के मान लेकर के न आप इससे कंपेयर कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप इजी वे में स्पर्श बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हो, रटने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबके अंदर मैंने सेम प्रोसेस बता रखा है। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट में और लेना चाहूंगा, अंतःखंड की लंबाई स्पर्श करने की शर्त, स्पर्श रेखाओं के समीकरण ढाल रूप में और कार्तीय रूप में, दोनों रूप में। अब इसके अंदर एक बात और आ रही है, वो है आपके जो प्राचलिक निर्देशांक या कार्तीय निर्देशांक। कैसे, जो इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके अंदर आपको एक्स इक्वल टू ए कोस फाई वाई इक्वल टू बी साइन फाई रखना है। तो ये इसके हो जाएंगे प्राचलिक निर्देशांक या प्राचलिक समीकरण, क्योंकि इनको अगर आप इसके अंदर पुट करेंगे तो ये इसको संतुष्ट करेंगे। ये आपके समझ में आ गई होगी बात। अब ये बिंदु जिस तरीके से अगर इसके अंदर a इक्वल टू बी होता है तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घवृत्त, आपके वृत्त बन जाएगा। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि P बिंदु पर, P यानी कि x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण है ये। तो x1 y1 की जगह अगर यूं कहा जाए कि दीर्घवृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो अब स्पर्श रेखाएं मैंने तीन तरह से बता रखी थी। एक तो आपको मैंने बता दिया कि ढाल रूप में ये वाली, दूसरी मैंने बताई कार्तीय रूप में x1 मतलब x1 y1 वाली पर, और तीसरी मैंने बताई थी कि इसके पैरामीट्रिक जो इक्वेशन होते हैं उसकी। आपको याद होगा वृत्त के अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या थे, x इक्वल टू ए कोस थीटा, y इक्वल टू ए साइन थीटा, a और b दोनों बराबर थे। तो उस केस में उसमें स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बन रहा था, इसमें आप रख के निकाल रहे थे। फिर अपने पैराबोला था, तो पैराबोला के लिए क्या था, पैराबोला के लिए प्राचलिक कोऑर्डिनेट थे a t स्क्वायर और 2at। तो इनको भी आप परवलय की जो कार्तीय रूप था y1 इक्वल टू 2a इंटू x माइनस x1, ये वाला
y1 इक्वल टू 2a x प्लस x1। इसके अंदर आप ये पुट करके पैरामेट्रिक यानी प्राचलिक रूप में इसके जो स्पर्श रेखा का और अभिलंब का सबका समीकरण ज्ञात कर रहे थे, तो हम इससे निकाले थे। अब दीर्घवृत्त आ रहा है, तो दीर्घवृत्त के लिए भी वही वाली बात, x x1 इसमें, तो ये आपके x और x1 क्या है, a cos फाई, तो ये आपके बन जाएगा डायरेक्ट x अपॉन a cos फाई प्लस y अपॉन b साइन फाई इक्वल टू 1। ये बिंदु फाई पर, फाई बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपके हो जाएगा। तो यानी स्पर्श रेखा के समीकरण भी अपन ने तीन रूप में ले लिए, चाहे परवलय हो, दीर्घवृत्त हो या अति परवलय हो। ये तीनों ही पैटर्न आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका है। इसके बाद में आप देखना, जो कॉन्सेप्ट मैंने परवलय और अपने वृत्त के अंदर लिए, उसी के अंदर में अगला चलना हूं स्पर्शी युग्म का समीकरण। स्पर्शी युग्म का समीकरण जो हम निकालते हैं, उसके अंदर आपको पता होगा वो होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जहाँ S हो जाएगा दीर्घवृत्त के लिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। S1 हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और t जो है टेंजेंट है इसकी, तो ये होती है x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा ये एज इट इज यहाँ पुट करते ही स्पर्शी युग्म का समीकरण आ जाएगा दीर्घवृत्त के लिए। हमने परवलय और वृत्त के लिए भी यही किया था। फिर बात आती है इसके अंदर स्पर्श जीवा का समीकरण। तो स्पर्श जीवा का समीकरण क्या होगा? आपको मालूम है कि जो दीर्घवृत्त होता है, उस दीर्घवृत्त के किसी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं होती है, ये तो आपके PA और PB दोनों ही स्पर्शी युग्म हो गए। पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो SS1 स्क्वायर होता है। अब स्पर्श जीवा यानी कॉन्टैक्ट कॉर्ड क्या हो गई? ये AB। तो आपके AB जो कॉन्टैक्ट टेंजेंट है, ये स्पर्श जीवा है, कॉन्टैक्ट कॉर्ड है, ठीक है ना, सॉरी स्पर्श जीवा टेंजेंट कॉर्ड, उसका समीकरण क्या हो जाएगा? x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके स्पर्श जीवा का समीकरण। मैं इसके साथ में लिख दूं ध्रुवी का समीकरण, पोलर, ठीक है ना। तो ध्रुवी जो बनेगी पोलर है ना, ये होता है पोलर। तो ध्रुवी का समीकरण भी यही होगा, यानी उसके अंदर वृत्त के अंदर भी अपन ने यही किया था और इसके अंदर भी यही सिस्टम है। तो सभी के अंदर सेम पैटर्न इसके अंदर चलेगा। आपको ऐसे इसको ध्यान में रखना, स्पर्श जीवा हुआ, स्पर्श रेखा हुआ या ध्रुवी का समीकरण हुआ, तीनों ही सेम होंगे। फिर हम बात करते हैं ये जो मैंने इसके अंदर एक चीज आती है वो है उत्केंद्र कोण, यानी कि एसेंट्रिक एंगल, जिसको अपन फाई से लिखते हैं। और जो पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, a cos फाई y इक्वल टू b साइन फाई। तो वास्तव में क्या है कि जो आपके इलिप्स होता है दीर्घवृत्त, इस दीर्घवृत्त को आप जो बड़ा वाला जो यानी जो अक्ष है, ये a जो अक्ष है, इस अक्ष को व्यास मानकर जो आप वृत्त बना रहे हैं, ये वृत्त इसका कहलाता है एक्सिलरी सर्कल या सहायक वृत्त। ध्यान रखना। तो पहली बात तो मैं इसके अंदर मैंने ये सहायक वृत्त ले लिया है, एक्सिलरी सर्कल। इसके साथ में सहायक वृत्त
जिसको AU एक्सिलरी सर्कल, ठीक है। और इसका इक्वेशन जो होगा वो आपके x² + y² = a² ही होगा। फिर यहाँ से आप ध्यान रखने, ये दीर्घवृत्त से ध्यान रखना, ये PXY है और इस दीर्घवृत्त पर कोई जो बिंदु है अपन लेते हैं A cos phi और B sin phi। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से एक जो P है और ये तो P बिंदु है दीर्घवृत्त पर, ध्यान रखना, और ये Q बिंदु यहाँ पर है वृत्त पर। आपको ध्यान रखना ये वाला जो इसको M लिख दें, ये C, तो ये जो एंगल है वो फाई है। ध्यान रखना इस Q बिंदु से बनने वाला कौन है, CPM मत मान लेना, CPM कौन नहीं है, CQM जो है ये आपके क्या हुआ, उत्केंद्र कोण, ये आपके उत्केंद्र कोण हो जाएगा इसके अंदर। तो ये उत्केंद्र कोण क्या होता है, ये इस पैरामीट्रिक की इक्वेशन के अंदर जो फाई आ रहा है ये फाई उत्केंद्र कोण है, और इसके बेस पे हमने एक सहायक वृत्त का समीकरण निकाला, वो हो जाएगा x² + y² = a²। ये बिल्कुल सिंपल, क्योंकि ये आपके मालूम है a रेडियस है तो ये भी a होगा, तो ये हो जाएगा आपके सहायक वृत्त उत्केंद्र कोण फाई से। इसको मैंने क्लियर कर दिया। फिर इसके अंदर आता है उस जीवा का समीकरण, यानी बिंदु φ1 व φ2 को मिलाने वाली जीवा का समीकरण। कैसे, जैसे मान लो मैं इसके अंदर इस दीर्घवृत्त की कोई ये ले लूं जीवा, एक सपोज ये जीवा ले ली। अब इस जीवा पर सपोज इसको तो मैं ले लूं A और इसको ले लूं B। फिर क्योंकि दोनों ही दीर्घवृत्त पर है तो A के कोऑर्डिनेट लेता हूं मैं A cos φ1 B sin φ1, और इसको ले लूं मैं A cos φ2 B sin φ2। ये आपके एक जीवा बन गई जो φ1 और φ2 को मिलाने वाली है, यानी इसके कोऑर्डिनेट φ1 और φ2 है। तो क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फॉर्मूला है, इस पर अतिपरवलय और दीर्घवृत्त दोनों में एक एक क्वेश्चन दोनों में है, दोनों में सेम पैटर्न क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आज दिन तक किसी भी एग्जाम को नहीं छोड़ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो वो होता है x/a cos φ1 + φ2 + y/b sin φ1 + φ2 = cos φ1, ये अपॉन में इसके इनके सबके 2 है, φ1 - φ2/2। ये आपके जो है जीवा, उस जीवा का यानी उस कोड का इक्वेशन जो बिंदु A और B यानी कि φ1 और φ2 इन दोनों को मिलाती है। ध्यान रखना बिल्कुल इजी काम है, आपको इनमें φ1 और φ2 यानी ये कोऑर्डिनेट अगर दे रखें तो ये पुट करके और आप इक्वेशन निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है।